हेलो एवरीवन, मैं आरती, सहायक समीक्षा अधिकारी, आप सभी लोगों का जॉब मंत्रा पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट और अपर निजी सचिव के प्रीवियस ईयर को डिस्कस करना स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको करा रही हूँ हिस्ट्री को। हिस्ट्री का पहला वीडियो जो कि काफ़ी छोटा था, काफ़ी कम क्वेश्चन वहाँ मैंने डिस्कस किए थे, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से डिस्कस किए थे, अपलोड हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपने देखा होगा। वहाँ जो इशू एक आप लोगों को लगा था मेरी पहली वीडियो में, वो आवाज़ को लेके था। तो यहाँ मैं कोशिश करूँगी कि वो दिक्कत आप लोगों को ना आए और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि जितना इम्प्रूव कर सके चीज़ों को उतना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमने 5th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो 6th क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में 3 प्रेसिडेंसी शहर कौन से थे? विच वर दी 3 प्रेसिडेंसी सिटीज इन ब्रिटिश इंडिया? ऑप्शन ए कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे। ऑप्शन बी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास। ऑप्शन सी कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। ऑप्शन डी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तो इसका सही आंसर है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। ब्रिटिश इंडिया के टाइम जो 3 प्रेसिडेंसी सिटीज थी वो थी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। देखिए यहाँ से एक और फैक्ट है जो पूछा जाता है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास ही वो 3 शहर थे जहां फर्स्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इस्टेब्लिश की गई। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट यूनिवर्सिटीज कहाँ इस्टेब्लिश की गई थी तो उसका भी सही आंसर होगा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करना। हमारा 7th क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद किसने लिखी थी? हु रोट दी फेमस वर्क किताब उल हिंद? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी अल बरूनी, ऑप्शन डी फिरदौसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अल बरूनी। अल बरूनी के बारे में हमने अपने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था। वहाँ किसी ऑप्शन में हमने अल बरूनी को डिस्कस किया था और यहाँ क्वेश्चन का आंसर है अल बरूनी। इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर करने से फायदा होता है। एक तो फॉर्मेट पता चलता है और उसके जो ऑप्शन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो किताबुल हिंद का एक और नाम है, इसको तहकीक हिंद इस नाम से भी जाना जाता है। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, इसको लिखने वाले हैं अल बरूनी। ये अरब के रहने वाले थे। महमूद गजनी के समय ये भारत आए, ये भी पूछा जाता है। यहाँ मैं वही फैक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ये महमूद गजनी के समय में भारत आए थे और इन्होंने तहकीक हिंद, जो इनका एक आर्ट वर्क है जिसको किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है, फेमस है, वो लिखा था। चलिए अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। अबुल फजल अकबर के समकालीन थे, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। आपने ये भी एक फैक्ट पूछा जाता है कि नवरत्न जो थे वो किसके टाइम पे थे या फिर किसके शासन में थे। तो नवरत्न अकबर के समय थे और नवरत्न में से एक रत्न थे अबुल फजल। अबुल फजल के 2 फेमस वर्क हैं, वो है अकबरनामा। आप इनके नोट्स बनाते जाइए तो वो आपको बाद में रिवीजन करने में, याद करने में हेल्प करेंगे। और आईनी अकबरी, अबुल फजल के 2 आर्ट वर्क हैं, अकबरनामा और आईने अकबरी। और ये किसके दरबार में थे? अकबर के, और अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे। इसके बाद
अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में भी हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जब हमने क्वेश्चन किया था कि 8 सुल्तानों का काल किसने देखा था। तो 8 सुल्तानों का काल देखने वाले कौन थे? अमीर खुसरो। खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। इनको तूतीय हिंद या हिंद का तोता ये भी बोला जाता है। और इन्होंने कुछ विधाओं की रचना की, जैसे गजल, कव्वाली और ख्याल। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, फिरदौसी। इनका एक बहुत फेमस आर्ट वर्क है जिसका नाम है शाहनामा। तो अबुल फजल, इन्होंने लिखा था अकबरनामा और आईने अकबरी। अमीर खुसरो, इनके बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि इन्होंने कुछ विधाओं की रचना की, खड़ी बोली के आविष्कार इन्होंने किया। और फिरदौसी, इन्होंने क्या लिखा था? शाहनामा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्टली मैच्ड? देखिए, जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जहां ये लिखा हो कि सही सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है, तो हम इस चीज को सर्किल कर लें कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। करेक्टली मैच्ड पूछा जा रहा है या करेक्टली मैच्ड जो नहीं है वो पूछा जा रहा है। कभी कभी इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमको सही आंसर पता होते हुए भी हम गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ने का सही तरीका है कि जो पूछा जा रहा है आप उसको सर्किल कर लें जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करें। देखिए, इसका ऑप्शन है पहला एलोरा शक, बी महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, सी मीनाक्षी मंदिर पल्लव, डी खजुराहो चंदेल। ये जो क्वेश्चन है वो आर्किटेक्चर का है कि किस शासन में कौन सा आर्किटेक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर बनवाया गया था। जब भी हम एंशिएंट हिस्ट्री को करेंगे तो वहाँ इस चीज पे पढ़ते टाइम ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि कौन सा मंदिर किस शासक ने बनवाया था या किसके काल में बनवाया गया था। तो इसका सही आंसर है खजुराहो चंदेल। बाकी क्वेश्चंस को भी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। एलोरा, एलोरा जो बनवाया था ये बनवाया था राष्ट्रकूटों ने। और यहाँ से एक और फैक्ट पूछा जाता है कि जो एलोरा है वहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों की ही आर्ट फॉर्म देखने को मिलती है। महाबलीपुरम के जो मंदिर थे, इनको महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी बोला जाता है, ये पल्लवों के समय बनवाए गए थे। और जो मीनाक्षी मंदिर है वो पांडे के काल में बनवाए गए। तो इसका सही आंसर, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, सही सुमेलित कौन सा है? खजुराहो चंदेल। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जो खजुराहो था, यहाँ हिंदू और जैन इन धर्मों के आर्ट वर्क दिखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा मुगल शासक एक कुशल वीणा वादक था? विच मुगल एम्परर वॉज अ स्किल्ड वीणा प्लेयर? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए औरंगजेब। औरंगजेब बहुत बहुत अच्छा वीणा वादक था, एक कुशल वीणा प्लेयर था। औरंगजेब से कुछ और फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। सिखों के गुरु थे गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। तो यहाँ एक फैक्ट और पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर को मरवाने वाला मुगल शासक कौन था? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। उसके बाद जजिया को फिर से लाने वाला, देखिए अकबर ने जजिया को खत्म कर दिया था। अकबर के टाइम पे जजिया कर को खत्म कर दिया गया था, औरंगजेब ने उसको फिर से स्टार्ट कर दिया। तो जजिया को पुनः आरंभ करने वाला औरंगजेब ही था। और औरंगजेब ने ताजमहल की
एक जैसे ताजमहल है उसकी कॉपी करते हुए एक स्ट्रक्चर बनवाया था जिसको हम ताजमहल की कॉपी या फिर ताजमहल की फूहड़ नकल बोलते हैं। और वो स्ट्रक्चर था बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में बनवाया। तो हम यहाँ से 3 फैक्ट याद रखेंगे कि गुरु तेग बहादुर को मरवाने वाला औरंगजेब था, जजिया को पुनः लाने वाला औरंगजेब था, ताजमहल की कॉपी या ताजमहल की फूहड़ नकल जिसको बोलते हैं वो बीवी का मकबरा नाम से एक स्ट्रक्चर था, वो भी किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। कहा? औरंगाबाद में। अकबर को डिस्कस करते हैं। अकबर ने, वैसे तो अकबर से बहुत सारे फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो है दीन ए इलाही। अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया था दीन ए इलाही नाम से। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन ये अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसके बाद अगला ऑप्शन है जहांगीर। जहांगीर का जो टाइम पीरियड है उसको चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। दूसरा, तुझो के जहांगीरी। तुझो के जहांगीरी ये किसने लिखा? जहांगीर ने। शाहजहां का आई होप आप सब लोगों को पता ही है कि ताजमहल। ताजमहल को बनवाने वाले हैं शाहजहां। तो औरंगजेब से हमको याद रखना है तेग बहादुर की हत्या करवाने वाला, जजिया को पुनः लाने वाला, ताजमहल की कॉपी बनवाने वाला ये है औरंगजेब। अकबर से हमने देखा कि एक तो जजिया कर को इन्होंने अपने टाइम पे खत्म कर दिया था, दूसरा दीन ए इलाही नाम से एक धर्म भी चलाने की कोशिश की थी। जहांगीर का जो शासन है या जो टाइम पीरियड है उसको चित्रकला का स्वर्णकाल बोला जाता है। और इन्होंने तुझो के जहांगीरी नाम से एक बुक भी लिखी। और शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन शीर्षक और व्यक्त असंगत है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल एंड पर्सन इज मिसमैच्ड? यहाँ जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि असंगत, उसमें था सुमेलित है या नहीं है, यहाँ है असंगत। तो जब भी इस तरीके का वर्ड हो कि असंगत है मतलब मैच है या मिसमैच्ड है या इनकरेक्टली मैच्ड है, तो यहाँ इस चीज पे फोकस करते हुए हमें आंसर बताना है। यहाँ क्या पूछा है? मिसमैच्ड, मतलब 3 ऑप्शन जो सही है वो हमारा आंसर नहीं होगा, जो एक ऑप्शन सही नहीं है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पहला है भारत का शुक, अमीर खुसरो, इंडियाज पैरट, अमीर खुसरो, भगवान का अभिशाप, चंगेज खान, गॉड्स कर्स, चंगेज खान। ऑप्शन सी, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल। और ऑप्शन डी, अशांत भारत का जनक, अब्दुल गफ्फार खान, द फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया, अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही आंसर और मिसमैच्ड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि द फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया अब्दुल गफ्फार खान को नहीं कहा जाता था, ये कहा जाता था बाल गंगाधर तिलक। किसे कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को द फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया या शांत भारत का जनक कहने वाले थे वैलेंटाइन शिरोल। बचे हुए 3 ऑप्शन करेक्टली मैच्ड हैं, लेकिन हम इसको याद रखेंगे। जैसे ऑप्शन ए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है? तूतिए हिंद, वही इन्होंने दे रखा है। शुक का मतलब होता है तोता, तो इंडियाज पैरट। ऑप्शन बी जो है चंगेज खान, चंगेज खान को बोला जाता था भगवान का अभिशाप, गॉड्स कर्स। और स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिन्होंने पहली बार सहायक संधि के प्रस्ताव को स्वीकार किया? Who was the first Indian ruler who accepted the proposal of subsidiary alliance? ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन सी पंजाब के दिलीप सिंह, ऑप्शन डी बड़ोदरा के गायकवाड़। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि सहायक संधि क्या है, सहायक संधि को
किसने इंडिया में स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के पीछे उनका क्या रीजन था? चलिए, इसका जो सही आंसर है, पहले इसका सही ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, वो है हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि को पहली बार इस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले थे हैदराबाद के निजाम। तो सहायक संधि को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले का नाम है लॉर्ड बैलेजली। लॉर्ड बैलेजली ने सबसे पहले इंडिया में सहायक संधि की स्टार्टिंग की। तो सहायक संधि को किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड बैलेजली। और सहायक संधि अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस क्यों की थी? अंग्रेजों के सहायक संधि के पीछे की मंशा क्या थी और सहायक संधि में होता क्या था? सहायक संधि में ये होता था कि भारत के जो शासक थे, जो रूलर थे, उनको अपनी सेना को भंग करना होता था, मतलब अपनी सेना को खत्म करना होता था। अंग्रेजों की सेना को अपने क्षेत्र में अपने खर्चे पे रखना होता था। मतलब हम अंग्रेजों को अपने यहाँ रख रहे हैं, अपने पैसे से खाना खिला रहे हैं, अपने यहाँ सुविधाएं दे रहे हैं, बदले में अंग्रेज हमको क्या देंगे? वो हमको देंगे बाहरी आक्रमण से सुरक्षा। अब वो देंगे नहीं देंगे वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने इस तरीके से इस संधि को स्टार्ट किया कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आप हमारी सेना को अपने यहाँ रखिए, बदले में हम आपको सुरक्षा देंगे। बाद में उनकी ये मंशा क्लियर हुई कि वो सुरक्षा के नाम पर राज्यों को हड़प रहे थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? हैदराबाद के निजाम। और हैदराबाद के अलावा जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया वो कुछ और नाम भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, इन्होंने भी सहायक संधि के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। अंग्रेजी दावा करते थे कि भारतीय राज्यों की रक्षा करेंगे आंतरिक विद्रोह के खिलाफ और विदेशी हमलों के खिलाफ, और बदले में अंग्रेजों की सेना को भारतीय राज्यों को अपने यहाँ रखना होगा, अपने खर्च पे रखना होगा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन से जुड़ा था? Which leader was associated with the formation of CSP? कौन सा नेता CSP के फॉर्मेशन से जुड़ा था? ऑप्शन ए पीसी जोशी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव। देखिए, सीएसपी की जो स्थापना हुई थी, ये भी पूछा जाता है, ये हुई थी 1934 में। यह हम वही फैक्ट डिस्कस करेंगे जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ताकि आप जो जितने यहाँ क्वेश्चन करें उसके अलावा आपको बहुत सारे वो फैक्ट मिल जाएं और जो आगे एग्जाम्स में जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो जैसे कि सीएसपी का गठन कब हुआ? 1934, और ये कहाँ हुआ था? पटना। इसका गठन करने वाले कौन थे? तो इसका गठन दो लोगों ने मिलकर किया था, वो थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। सीएसपी के पहले अध्यक्ष कौन बने? आचार्य नरेंद्र देव। और पहले महासचिव कौन बने थे? जयप्रकाश नारायण। ये भी पूछा जा सकता है। तो सीएसपी का गठन 1934 कहाँ हुआ? पटना में हुआ। महासचिव जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष बनाए थे आचार्य नरेंद्र देव। पीसी जोशी लीडर थे सीएसपी के ही। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। एक बहुत फेमस नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दूसरा है दिल्ली चलो, वो देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। दूसरा आपने एक नाम सुना होगा, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज को बनाने का जो विचार था, इसके फॉर्मेशन का विचार मोहन सिंह के मन में आया था, या उनके दिमाग की उपज बोला जा सकता है, वो 1942 में। तो मोहन सिंह के इस आइडिया को आगे बढ़ाते हुए या फिर मोहन सिंह के सहयोग से रास बिहारी बोस ने, याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया है? रास बिहारी बोस ने। और कब किया है? 1942। लेकिन रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान 1943 में सुभाष चंद्र बोस को दे दी। आप समझ रहे हैं,
कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान 1943 में संभाली। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस करेंगे। इसका एक पार्ट और आएगा, मतलब अभी तो काफ़ी हम डिस्कस करेंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। आप अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको जो भी कमी लगे बताइएगा, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।